गुड मॉर्निंग एवरी गाइस। नेक्स्ट हेडिंग है दास प्रथा का उन्मूलन। दास का मतलब क्या होता है? एक तरीके से गुलामी। दास प्रथा का मतलब होता है गुलामी का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन जो शासन क्रांतिकारी था, सामाजिक सुधारों में से एक था। वो समाज का सुधार करना चाहता था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गाडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी इन सब वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। महत्वपूर्ण तो ये पैदावार था उस समय का, लेकिन अपरिचित एवं दूर देश जाने काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों की श्रम में कमी, मतलब मेहनत कम करते थे। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। इस कमी का पूरा परिपूर्ण प्रदर्शन दास व्यापार द्वारा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नार्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। फ्रांसीसी सौदागर जो थे वो बंदरगाह से अफ्रीका तक जहाज ले जाते थे, जहां वे अस्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डाल कर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। हथकड़ी डालकर दासों को 3 महीने के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिक को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपी बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। दास श्रम के बल पर यूरोपी बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी, नील बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे, नार्ते और जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। दास प्रथा के कारण ही समृद्ध नगर बने। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। 18वीं शताब्दी में दास प्रथा की निंदा ज़्यादा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई। व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। अच्छा, इतना भय था कि कोई कानून उनके खिलाफ नहीं गया दास प्रथा के। लेकिन अंततः सन 1794 में के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्ति कानून पारित कर दिया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन दास प्रथा शुरू कर दी गई। बागान मालिकों में आर्थिक हित साधने अफ्रीकी लीगों के गुलाम बनने के लिए स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। फिर गुलाम बने और स्वतंत्रता मिली, लेकिन 1848 में फ्रांसीसी अंतिम रूप में दास प्रथा का फिर उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट हेडिंग है क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। 6 क्या राजनीति, लोगों का पहनावा। सबसे पहले क्रांति केवल एक झगड़ा ही नहीं होता,
बल्कि अपने अधिकार के लिए हुई आवाज़ क्रांति कहलाती है। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। 1789 के में पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। वो क्या परिवर्तन आए? क्रांतिकारी सरकारों कानून बनाकर स्वतंत्रता समानता के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में से जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री, सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों की घोषणा पत्र ने भाषण में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। नैसर्गिक अधिकार परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चों, पुस्तकों, छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी घटना पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते थे, किसी भी घटना पर। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता न्याय के बारे में राजनीतिक दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन समझने जुड़ने का लोकप्रिय तरीका था। एक लोकप्रिय तरीका था, समझें या समझाऊंगा कि नागरिकों को किताबों को पढ़ाना मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। मतलब उस समय के लोग इतने थे कि पढ़ा पाना बड़ा ही कठिन कार्य था। सारांश 1804 में सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसमें नए साम्राज्य बनाए, उनकी बागडोर पर खानदान लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। नेपोलियन यूरोप का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बना। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था। उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आई। नेपोलियन का मुक्तिदाता था, अच्छा करता था, और 1815 में वाटरलू से जब वो हारा युद्ध में, तब उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसके मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें जिस बच्चों को समझ में न आए वो क्वेश्चन बना करके पूछें, फिर से उनको रिप्लाई कर समझाया जाएगा।